ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहाँ केशव और सोनू दो भाई रहा करते थे। उनके पापा के पास अच्छे खासे खेत थे और अच्छी फसल हुआ करती थी, इसलिए उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर कुछ समय के बाद उनके पापा को कैंसर हो गया और उनकी मौत हो गई। कुछ दिन दोनों भाइयों ने शोक मनाया और फिर सीधा खेत के बंटवारे पर आ गए। केशव बड़ा भाई था, इसलिए उसने सोनू को खेत का जरा सा टुकड़ा दिया, वो भी टमाटर की खेती का, क्योंकि वो जानता था कि टमाटर में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उनकी काफी देखभाल भी करनी होती है। केशव की पत्नी बोलती है, अजी आपने ना बिल्कुल सही किया, वो देवर जी को टमाटर वाला खेत दे दिया और हमारे पास ज्यादा जमीन आ गई। अब आगे जाकर ये जमीन हमारे बच्चों के काम आएगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने उसे वो कम जमीन दी है, और वो भी टमाटर वाला खेत जिसमें मेहनत दोगुनी होती है। बाजार में इतना मुनाफा भी नहीं होता। सोनू छोटा था और वो अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। उससे बिना कोई सवाल जवाब किए उसने टमाटर की खेती ले ली। अब उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी आपने भाई साहब को कुछ बोला क्यों नहीं, और आपने वो टमाटर वाला खेत क्यों लिया? कोई बात नहीं, खेती तो खेती होती है, चाहे टमाटर की हो या फिर किसी और चीज की, मेहनत सब जगह लगती है। सोनू मेहनती था, वहीं केशव को बस बैठकर खाने की आदत थी। उसके खेत भी कोई और संभाल रहा था। वहीं दूसरी ओर सोनू अपने खेतों पर इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। सोनू के घर पर अब बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी थी। उसके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था, इसलिए वो अपने भाई से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। भाई, मेरी फसल में मुनाफा नहीं हो रहा है, हालात भी काफी खराब चल रहे हैं। तुम कुछ दिनों के लिए मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, जब मेरी फसल अच्छी होगी तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। अरे भाई, मैं कहाँ से दूं? मेरे पास तो खुद ही पैसे नहीं है। घर में खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। पर भाई, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हो रही थी और मंडी में दाम भी अच्छे मिल रहे थे, फिर तू ऐसा क्यों बोल रहा है? बस भाई, बहुत हुआ। मैंने इतनी मेहनत, इतने पैसे तेरे लिए थोड़े ही रखे हुए हैं। भाई, अब हमारे खेत अलग है, इसलिए अब तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। सोनू को बहुत दुख हुआ कि उसका सगा भाई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। फिर सोनू ने अपने टमाटर के खेतों में थोड़ी और मेहनत करनी शुरू कर दी, पर सोनू को कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। अब उसकी पत्नी उससे बोलती है, अजी आप अपनी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो ना, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पूरे दिन धूप में मेहनत करते रहते हो। क्या तबीयत का ध्यान रखूं? अभी तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम्हारी और बच्चों की तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा? कोई बात नहीं, आप चिंता क्यों करते हो, सब सही हो जाएगा, मैं आपके साथ हूँ। फिर एक दिन सोनू खेत में काम कर रहा था और एक बाघ उसके खेत में दौड़ते हुए अचानक से आ गया। उसे देखकर सोनू बहुत डर गया और पीछे हटने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, वैसे ही घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और अभी एक नई मुसीबत मेरे सामने आ गई। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान, मेरी रक्षा करो। बाघ सोनू को कुछ नहीं कह रहा था और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। सोनू डरते हुए पीछे हट रहा था। तब बाघ तेजी से सोनू के पास आ गया और बैठ गया और बोलने लगा, डरो मत सोनू, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अरे, ये क्या चमत्कार है? ये बाघ कैसे बोल रहा है? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पूरे जंगल में कुछ भी नहीं मिला, मुझे कुछ खाने को है तो दे दो। सोनू ने अपने घर के लिए कुछ टमाटर टोकरी में रखे हुए थे, ताकि वो उनसे अपने घर जाकर उसकी चटनी बनवाकर खा सके। फिर सोनू मन ही मन सोचता है, अरे, मेरे खेतों में तो आज थोड़े से ही टमाटर लगे हैं, वही मैंने अपने घर के लिए भी रखे हैं, मगर ये बेचारा बाघ तो भूखा है, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। वो सारे टमाटर बाघ को खाने के लिए दे देता है। तब बाघ बोलता है,
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनू। मैं जानता हूँ तुमने ये टमाटर अपने घर के लिए रखे हुए थे और तुमने वही मुझे दे दिए। अरे बोलने वाले बाघ, तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? तभी वो बाघ एक विशाल बाघ का रूप ले लेता है। उसके शरीर से तेज रोशनी निकल रही थी। मैं माँ दुर्गा का चमत्कारी बाघ हूँ। मैंने तुम्हारे मन की बात सुन ली। मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी क्या क्या समस्या है, पर तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैंने आपकी मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे कुछ बदले में चाहिए था। ये तो मेरा फर्ज था, इसलिए मैंने ऐसा किया। सोनू, तुम्हारे हालात इतने खराब हैं, तब भी तुम सबकी मदद करते हो। यहाँ तक कि कुछ समय पहले तुमने एक गर्भवती बकरी की मदद की थी। इसलिए ही मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, तुम्हारे टमाटर के खेत हमेशा भरे रहेंगे और हमेशा इन पर टमाटर लगेंगे। तुम्हें कभी भी अब खाने की कमी नहीं होगी। ये मेरा आशीर्वाद है। चमत्कारी बाघ ये कहकर वहां से गायब हो जाता है। तभी सोनू के टमाटर के खेत अचानक से ही अच्छे हो गए और उसकी बेकार फसल अब दोगुनी हो गई। पूरे खेत में एकदम ताजे लाल टमाटर लगे हुए थे और फिर सोनू सारे ताजा ताजा टमाटर बाजार में बेच देता है। फिर अपने घर के लिए राशन और ताजे टमाटर लेकर जाता है और घर पर स्वादिष्ट खाना बनवाता है और फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अजी, आपकी मेहनत को देखकर ना भगवान जी ने साक्षात आपको दर्शन दिए हैं। मुझे आप पर गर्व है। नहीं नहीं, ये सब तुम्हारी और बच्चों की मेहनत का नतीजा है। अगर तुम लोग मेरा साथ नहीं देते तो हमारा मुसीबत का समय नहीं कटता। फिर सोनू ने टमाटर सूप की कंपनी में अपने खेत के टमाटर को सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसके बाद सोनू का काम बहुत ही अच्छा चलने लगा। ये सब देखकर उसका भाई उससे जलने लगा और उसकी फसल खराब करने का प्लान बनाने लगा। आखिर ये सोनू इतने पैसे कैसे कमा रहा है? अगर मैं इसके टमाटर की खेती को ही नष्ट कर दूं, फिर ये पहले जैसा ही कंगाल हो जाएगा। केशव ऐसा ही करता है, मगर उसका नतीजा उल्टा हुआ। उसकी खुद की फसल खराब हो गई और वो अपने भाई के घर गया। सोनू भाई, मुझे माफ कर दे। आज मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी सारी फसल खराब हो गई। मेरी थोड़ी मदद कर दे भाई। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, सब आप ही का तो है। भाई, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तू मेरी मदद करने के लिए हाँ कह रहा है। तू तो सच में बहुत अच्छा इंसान है। सोनू की ये बातें सुनकर उसके भाई को अपने किए का पछतावा होता है। सोनू अपने भाई की मदद करता है और दोनों भाई अच्छे से मिलजुल कर अपने जादुई टमाटर के खेत से अच्छा मुनाफा कमाते थे। जादुई सोने की मिर्च। ये कहानी चंदन की है, जिसे सब चंदू कहकर पुकारते थे। चंदू अपनी पत्नी के साथ प्रीतमपुर गांव में रहता था और उसके घर के पास ही अपनी छोटी सी जमीन पर वो सब्जियां उगाया करता था। खेतों में सब्जियों की पैदावार बढ़ाने के लिए लोग अपने खेतों में बहुत सारे उर्वरकों को डालते थे, लेकिन चंदू ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करता था, जिससे उसकी सारी फसल को कीड़ा खा जाता था। शायद इसलिए उसकी सब्जियां बहुत अच्छी नहीं थी और लोग भी उसकी सब्जियों को बहुत कम खरीदते थे। इसकी वजह से चंदू का घर खर्च निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। चंदू पूरा दिन सब्जियों की टोकरी सर पर रखकर गांव-गांव घूमता था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक चंदन की 1 रुपए तक की कमाई नहीं हुई थी। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। बहन जी, सब्जी ले लो, एकदम ताजी सब्जी है। नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। अपनी सब्जी की टोकरी को उठाकर चंदू बहुत देर तक घूमता रहता है, पर आगे चलकर वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। सुबह से शाम होने वाली है, लेकिन अब तक मुझसे किसी ने सब्जी नहीं खरीदी। चंदू टोकरी में से खाना खाने के लिए निकालता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ जाओ अम्मा, आप ये खाना खा लो, मैं घर जाकर खाना खा लूंगा।
चंदू अपने हिस्से का सारा खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। बूढ़ी अम्मा चंदू का खाना खा लेती है। भगवान सब अच्छा करेगा, देखना देखना सब कुछ अच्छा होगा बेटा। ऐसे बोलते हुए वो बूढ़ी अम्मा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सेठ और उसके आदमी घर पर आकर उन्हें धमकी दिया करते थे। इधर आज फिर हर रोज की तरह चंदू की सब्जियां वैसे ही वो लेकर घर आ जाता है। आ गए आप? अरे ये क्या, सारी सब्जियां वैसे की वैसी ही है। आज कुछ भी नहीं बिका भाग्यवान, 1 रुपए तक की कमाई नहीं हुई है। ऐसे कैसे चलेगा बोलो, घर पर बिल्कुल दाना पानी नहीं है, ऊपर से उस सेठ का कर्जा। तुम्हें तो मालूम है ना, वो सेठ ना अपने आदमियों को लेकर घर आया था आज भी। तुम्हें याद है ना, हमारा ये घर गिरवी रखा हुआ है उनके पास। उन्होंने बोला अगर हमने कल तक उन्हें कुछ पैसे नहीं दिए तो वो हमें इस घर से निकाल देंगे। ऐसा कहा क्या? लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या कल सच में हमें इस घर से निकल जाना होगा? नहीं नहीं, आप कुछ भी करके ना उनको पैसे दे दो बस। अरे अरे, यहाँ 2 वक्त खाना खाने तक की कमाई नहीं होती और तुम कर्जा चुकाने की बात कर रही हो। ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोनों बहुत परेशान थे। वो रात को दोनों बिस्तर पर सो रहे थे। आज की रात इस बिस्तर पर आराम से गुजार लेते हैं, पता नहीं हमें कल कहाँ सोने को मिलेगा। सुनो जी, क्या कल किसी तरह से हम ये कर्जा नहीं उतार सकते? कैसे दूंगा बताओ, घर में तो 1 रुपया तक नहीं है। अगर खेतों में इस बार अच्छी फसल होती तो उसे बेचकर कुछ हो सकता था, लेकिन सारी फसल तो कीड़ों ने ही खा ली है। हे ऊपर वाले, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं नहीं, तुम ऐसे मत बोलो, ऊपर वाला बस हमारी परीक्षा ले रहा है। ऐसे बातें करते करते वो दोनों सो जाते हैं और रात को चंदू को एक सपना आता है। मैंने तुम्हारे आंगन में जादुई लाल मिर्च का पेड़ लगाया है। इस पर हर रोज सोने की मिर्च लगेगी, जिसे तुम बेचकर खूब पैसे कमा सकते हो। लेकिन कोई लालच से अपना भला करना चाहेगा तो उसका सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह चंदू उठता है। हाँ, सच में लाल मिर्च का पौधा और सोने की मिर्च, ये मैं क्या देख रहा हूँ। सुनो भाग्यवान, जल्दी इधर आओ। अरे अरे, क्या हो गया? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ये देखो, ये पौधा कहाँ से आया और इस पर ये सोने की मिर्च लगी है। अरे हाँ, ये पहले तो यहाँ पर नहीं था। जानती हो, रात को ना मैंने सपना देखा था कि हमारे आंगन में जादुई लाल मिर्च का पौधा है जिस पर सोने की मिर्ची लगी है। क्या ये सोने की मिर्ची है? चंदू उस सोने की मिर्ची को तोड़ता है। मैं अभी इसे सुनार को बेचकर आता हूँ। चंदू सोने की मिर्च को लेकर बाजार जाता है और उसे सुनार को बेच देता है और उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं और चंदू पैसे लेकर घर आता है। रास्ते में आते समय वो खूब सारा राशन भी साथ में लेकर आता है। भाग्यवान, ये लो, खाने के लिए सब्जियां और दाल चावल सब लेकर आया हूँ। अब बस जल्दी से कुछ अच्छा सा बना दो। और सुनो, ये पैसे संभाल कर कहीं रख दो। इतने सारे पैसे! भगवान ने हमारा सब कुछ एक ही पल में ठीक कर दिया। इधर कुछ ही देर में सेठ भी अपने आदमियों को लेकर उनके घर आता है। अरे चंदू, ओ चंदू, कहाँ छुप कर बैठा है? मेरे पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं? सुनो जी, वो सेठ जी आए हैं। मैं इनके सारे पैसे चुका देता हूँ। चंदू पैसे लेकर बाहर आता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके सारे पैसे, वो भी पूरे सूद समेत हैं। क्या? सारे पैसे? हाँ हाँ, दे दे। सेठ पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे चंदू की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो हर रोज कुछ सोने की मिर्ची गांव के अलग अलग सुनार को बेचने लगा, जिससे उसके पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। चंदू अपनी पत्नी के लिए सोने के गहने लाता है और अपने छोटे से घर को बड़ा बना लेता है। अब उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब चंदू का नाम दूसरे गांवों में भी जाना जाने लगा था।
चंदू गरीब लोगों को खूब दान किया करता था और उसकी हर तरफ से मदद किया करता था। अब उसके घर से कोई भी भूखा नहीं जाता था और ये सब देखकर सेठ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आखिर ये चंदू के पास इतनी धन संपदा आई कहाँ से है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। एक दिन चंदू और कांता जादुई सोने की मिर्च को तोड़ रहे थे। कांता, मैं सोच रहा हूँ इस बार ये सोने की मिर्ची को बेचने मैं शहर जाता हूँ। ये सब सेठ छुपकर देख रहा था। क्या सोने की मिर्च? तभी ये चंदू लोगों को इतने पैसे बांट रहा है। चंदू शहर के लिए चला जाता है और रात को सेठ चंदू के घर में चुपके से आता है और उस जादुई मिर्च के पौधे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब देखना, ये जादुई मिर्च मेरे घर के आंगन में मुझे खूब सारी सोने की मिर्च देगी। अगली सुबह जब सेठ उठकर देखता है तो उस पर सोने की शिमला मिर्च लगी थी। अरे वाह वाह, क्या बात है, सोने की मिर्च। सेठ जैसे ही उस मिर्च को तोड़ता है तो सेठ के घर के अंदर का सारा धन और जेवर मिर्च के पेड़ में आकर समाने लगता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे मेरी सारी जमा पूंजी कहाँ जा रही है? अरे ये सोने की मिर्च कहाँ चली गई? ये क्या हो रहा है जी? मेरी सोने की चूड़ियां मेरे हाथों से खुद ही निकल कर जा रही है। हाय, अरे अरे, मेरे गले का हार। हे भगवान, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ये पौधा तो मेरा सब कुछ निकल गया है। तभी चंदू और उसकी पत्नी सेठ के घर आते हैं। वो देखो, वो बैठा है सेठ हमारे मिर्च के पौधे के पास। मैंने बोला था ना आपको, ये जरूर इस सेठ की ही करतूत है। देखो अब कैसे बैठा है। गवा लिया ना अपना सब कुछ, और करो लालच। चंदू और कांता अपनी जादुई लाल मिर्च का पौधा वहां से उखाड़कर अपने घर के आंगन में फिर से लगा लेते हैं और सेठ सर पर हाथ रखता है और खूब पछताता है।